दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए डीप डाइव मास्टर क्लास सेशन में। आज की एनर्जी एकदम हाई रहनी चाहिए क्योंकि आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक है स्लाइड नंबर 1 यानी सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस स्लाइड के डायग्राम में ही आपको सेल का पूरा यूनिवर्स दिख जाएगा, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। हाँ, और देखो, हमारी इस क्लास का एक सिंपल सा रूल है। हम हर एक कॉन्सेप्ट को 3 स्टेप्स में समझेंगे। पहला, इसका सिंपल मीनिंग क्या है। दूसरा, रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होता है। और तीसरा, एग्जाम में कैसे लिखना है। ये फॉर्मूला परफेक्ट है। तो चलिए सीधे स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं। व्हाट इज अ सेल? देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेल सभी जीवित जीवों की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। वेट, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो क्या स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली यही लाइन लिखनी होगी? हाँ बिल्कुल, एग्जाम में ठीक यही लाइन लिखनी है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसका सिंपल मीनिंग समझें तो जैसे एक पूरी बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों यानी ब्रिक्स से बनती है ना, ठीक वैसे ही हमारी पूरी बॉडी इन सेल से बनी है। अरे वाह, ये बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। लेकिन इन सेल्स को सबसे पहले ढूंढा किसने था? मतलब इसका कोई इतिहास तो होगा ना? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो बात 1665 की है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ओह अच्छा, खुद का माइक्रोस्कोप। हाँ, और उन्होंने कॉर्क यानी पेड़ की छाल का एक बहुत पतला टुकड़ा उसके नीचे रखा। उन्हें वहां छोटे छोटे बक्से जैसे कमरे दिखे, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, और उन्होंने इसको सेल्स नाम दे दिया। पर वेट अ सेकंड, यहाँ एक बड़ा कैच है ना। कॉर्क तो डेड वुड होती है, तो उन्होंने असली जिंदा सेल तो देखे ही नहीं थे। सही पकड़ा, उन्होंने सिर्फ सूखी हुई आउटर वॉल्स देखी थी, लेकिन नाम वही रह गया। फिर 1838 और 39 के आसपास श्लीडन और श्वान नाम के 2 साइंटिस्ट आए। अच्छा, तो क्या प्लांट और एनिमल दोनों में सेल होते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बिल्कुल होते हैं। एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट, और उन दोनों ने यही खोजा था कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स से बने हैं। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। उन्होंने एक लैटिन फ्रेज दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अरे बाप रे, ये कैसा नाम है? इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग है कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। All cells arise from pre-existing cells. ओह वाओ, यानी ये क्लासिकल सेल थ्योरी एक तरह से पूरी बायोलॉजी को जोड़ती है। प्राचीन बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक एक कंटिन्यूअस लिंक है, राइट? Exactly. और अब स्लाइड 3 पर आते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये लिंक तो है, पर ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर मतलब जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं, जैसे बैक्टीरिया या अमीबा। हाँ बिल्कुल सही, इसको हम वन मैन आर्मी कह सकते हैं। एक ही सेल सारे जरूरी काम करता है, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, सब कुछ एक ही सेल संभालता है। अच्छा, और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो लाखों मिलियन सेल से बने होते हैं, जैसे हम इंसान, पेड़, मछलियां। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी का अलग काम होता है ना, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है। सही कहा, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन होता है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। राइट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो स्लाइड 4 पर है, ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं है, तो हम इन्हें पढ़ते कैसे हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? देखो, इंसान की आंख सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक की दूरी की चीजें अलग देख सकती है। ये हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। तो सेल्स को बड़ा करके देखने के लिए हमें मैग्निफिकेशन चाहिए। इसके लिए माइक्रोस्कोप जरूरी है। तो क्या हम अपने स्कूल वाली लैब का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं इन्हें देखने के लिए? हाँ, उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो विजिबल लाइट और ग्लास लेंस का यूज करता है। जिंदा सेल्स देखने के लिए वो बहुत अच्छा है, पर उसकी एक लिमिट है। तो अगर हमें सेल के अंदर की एकदम बारीक डिटेल्स देखनी हो तो क्या यूज करेंगे? उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है। ये लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स के बीम का इस्तेमाल करता है। ये नैनोमीटर स्केल पर डिटेल्स दिखाता है। 1 नैनोमीटर यानी 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। अरे वाह,
मतलब लाइट माइक्रोस्कोप हमारे मोबाइल कैमरा के नॉर्मल जूम जैसा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एकदम सैटेलाइट कैमरा जैसा है जो जमीन पर पड़ी सुई भी दिखा दे, है ना? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और इसी सैटेलाइट कैमरा यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने सेल के 2 मेन टाइप्स देखे। स्लाइड 5 देखिए, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक तो बहुत पुराने या प्रिमिटिव सेल्स होते हैं ना, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, करीब 1 से 2 माइक्रोमीटर। हाँ, और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें असली न्यूक्लियस नहीं होता। उस हिस्से को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है, और इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसको ऐसे समझो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक एक पुराने 1 रूम स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा है। वहां कोई दीवारें नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर है। तो यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब ही है ट्रू न्यूक्लियस। ये बड़े होते हैं, 10 से 100 माइक्रोमीटर। इनका न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है और इनमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओह, यानी ये एक लग्जरी विला है जिसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। बहुत सही। अब स्लाइड 6 और 7 पर आते हैं। इन कमरों की दीवारें और सेफ्टी की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ये 7 से 10 नैनोमीटर की पतली लिपिड बाइलेयर होती है। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब ये किसी पब या क्लब के वीआईपी बाउंसर की तरह है ना, जो चुनता है कि सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस अंदर या बाहर जा पाएंगे। एग्जैक्टली, ये वीआईपी बाउंसर ही तय कर रहा है। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जुड़ा है जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। इसकी 3 सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, 3 सिचुएशंस। पहली कौन सी है? पहली है आइसोटोनिक, मतलब बाहर और अंदर पानी बराबर है। इसमें पानी अंदर बाहर आराम से आता जाता है और सेल का आकार नॉर्मल रहता है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है? अगर बाहर का पानी बहुत पतला या डाइल्यूट हो तो तब पानी तेजी से सेल के अंदर घुसने लगता है। इससे सेल फूल जाता है, यानी स्वेल हो जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो वो किशमिश वाला है ना? जब हम रात भर पानी में किशमिश डालते हैं तो सुबह वो फूल जाती है। हाँ, एकदम सही एग्जाम्पल। और तीसरा है हाइपोटोनिक। जब बाहर का घोल बहुत गाढ़ा या कॉन्सेंट्रेटेड हो तो सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है और सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक्स। वेट, अगर हाइपोटोनिक में सेल के अंदर पानी भरता रहता है तो वो फट क्यों नहीं जाता? खास करके प्लांट्स में, उनको तो बारिश में बहुत पानी मिलता है। यही तो नेचर का मैजिक है। इसीलिए प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ये सिर्फ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन यही है कि वो उसे फटने से बचाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत रिजिड यानी कठोर बाहरी परत है। हाइपोटोनिक सिचुएशन में जब पानी अंदर भरता है तो ये सेल को बर्स्टिंग से रोकती है और स्ट्रक्चरल मजबूती देती है। और अगर प्लांट पानी खो दे तो क्या होगा? तब प्लाज्मोलिसिस होता है। अंदर का हिस्सा इस कठोर दीवार से दूर सिकुड़ जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट्स, एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस में सेल वॉल का पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए। राइट, एग्जाम टिप नोट कर लो सब। अब चलते हैं स्लाइड 8 पर। सेल का कंट्रोल रूम यानी द न्यूक्लियस। इसको हम सेल का बॉस या हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, है ना? हाँ, और ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेफ रहता है। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं मटेरियल ट्रांसफर के लिए, और इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस वो क्या होता है? वो एक डेंस गोल हिस्सा है जहां राइबोसोम सब यूनिट्स बनते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक्स छिपा है, यानी क्रोमोसोम्स, जो डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। अच्छा, और डीएनए में जीन्स होते हैं जो सेल बनाने का एक ब्लूप्रिंट होते हैं। पर एक मजेदार फैक्ट बताऊं, हम इंसानों की मैच्योर रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। वेट, सीरियसली? ये बहुत कम लोग जानते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? ताकि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए उनको ज्यादा जगह मिल सके। लेकिन इस सैक्रिफाइस की वजह से उनकी उम्र सिर्फ 120 दिन होती है। बिना बॉस के फैक्ट्री ज्यादा दिन नहीं चलती। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। अब जब हमने फैक्ट्री की बात की है तो स्लाइड 9 और 10 देखते हैं। सेल्यूलर फैक्ट्री यानी साइटोप्लाज्म, ईआर और गोल्जी अपैरेटस। साइटोप्लाज्म तो वो सेमी फ्लूइड जेली जैसा पदार्थ है ना, जहां फैक्ट्री के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको फैक्ट्री मान लें तो न्यूक्लियस हो गया सीईओ और राइबोसोम्स हो गए हमारे वर्कर्स या मशीन्स।
ये जेनेटिक कोड पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं। और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एक असेंबली लाइन की तरह है। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ और स्मूथ। सही कहा। रफ यार पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं तो वो प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ यार पर राइबोसोम्स नहीं होते। उसका काम है लिपिड या फैट बनाना और जहर यानी पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना। ओह वाओ, डिटॉक्सिफाई करना भी इसका काम है। अब फैक्ट्री में सामान बन गया तो उसको पैक और शिप भी तो करना पड़ेगा। वहां पर आता है गोल्जी एपैरेटस। इसको 1898 में कैमिलो गोल्जी ने ढूंढा था। बिल्कुल, ये चपटी थैलियों यानी फ्लैटेंड सैक्स का एक सिस्टम है। ये ईआर से आए हुए मटेरियल को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैक करके सेल के अंदर या बाहर भेजता है, एकदम पैकेजिंग डिपार्टमेंट की तरह। क्या बात है। अब इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली भी तो चाहिए। स्लाइड 11 पर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा पावर हाउस है ना? एकदम। इसका स्ट्रक्चर देखो, डबल मेम्ब्रेन होती है और अंदर की मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती है, जिसे क्रिस्टे कहते हैं। ये फोल्डिंग सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है, ताकि ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो सकें। इसका फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालना। हाँ, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम के लिए याद रखना, एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। ये तो हो गया एनर्जी का जुगाड़, लेकिन फैक्ट्री में कचरा भी तो होता है। उसके लिए है लाइसोसोम्स, द क्लीन अप सिस्टम। ये सिंगल मेम्ब्रेन वाली थैलियां हैं जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सही बात है। ये एंजाइम्स कचरे और खराब ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। सुसाइड बैग्स यानी आत्मघाती थैलियां। पर क्यों, ऐसा नाम क्यों रखा है इनका? क्योंकि अगर सेल बुरी तरह डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और उनके खुद के एंजाइम्स पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओह वाओ, सेल अपने ही आप को खत्म कर लेता है पूरी बॉडी को बचाने के लिए। अब आते हैं स्लाइड 12 पर, प्लांट स्पेशल्स यानी जो सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स होते हैं जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोर करते हैं, राइट? एकदम करेक्ट। फिर आते हैं वैक्यूल्स यानी स्टोरेज टैंक्स। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसमें सेल सैप भरा होता है। एनिमल सेल्स में तो ये या तो होते ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत छोटे और टेम्परेरी होते हैं ना। प्लांट में इतना बड़ा क्यों? क्योंकि प्लांट में ये पानी, शुगर और वेस्ट स्टोर करता है, और सबसे बड़ा काम, ये प्लांट को अंदर से प्रेशर देकर रिजिड और फर्म बनाए रखता है ताकि पौधा मुरझाए नहीं। अच्छा, टर्गर प्रेशर, समझ गया। अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्लाइड 13, सेल डिवीजन यानी नई सेल्स कैसे बनती हैं। सेल डिवीजन नई सेल्स बनने का प्रोसेस है ताकि ग्रोथ, रिपेयर या रिप्रोडक्शन हो सके। इसके दो मेन टाइप्स हैं, मिटोसिस और मियोसिस। तो जब हमें चोट लगती है और घाव भरता है, वहां क्या यूज होता है? वहां मिटोसिस काम आता है। ये रूटीन मेंटेनेंस है, नॉर्मल ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए। इसमें एक पेरेंट सेल से दो बिल्कुल एक जैसी जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। और मियोसिस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है ना? यानी गैमीट्स, स्पर्म और एग बनाने के लिए। बिल्कुल। इसमें एक पेरेंट सेल से 4 अलग अलग जेनेटिकली डाइवर्स सेल्स बनती हैं, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी यानी हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है, ताकि अगली जनरेशन में बैलेंस बना रहे। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो? ये बहुत सीरियस पॉइंट है। हेल्थी सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। पड़ोसी सेल से टच होते ही वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। पर कैंसर सेल्स ये कंट्रोल खो देते हैं। वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं और ट्यूमर बना लेते हैं। बाप रे! तो देखा स्टूडेंट्स, एक छोटे से सेल के अंदर कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है। चलिए जल्दी से चैप्टर को समराइज करते हैं। स्लाइड 14 पर पूरा फोकस यहाँ रखना। हाँ, क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला, सेल एक फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा, इसके दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तीसरा, बाउंड्री डायनामिक्स, जिसमें ऑस्मोसिस और सेल वॉल आते हैं। चौथा, फैक्ट्री जैसा ऑर्गन डिवीजन जैसे ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया। और पांचवा, जिंदगी की निरंतरता यानी माइटोसिस और मियोसिस। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। चलिए अब एक क्विक क्विज हो जाए स्लाइड 15 से। टेस्ट योर नॉलेज।
तो पहला सवाल, पावर हाउस किसको कहते हैं? अरे ये तो बहुत आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया को। सही जवाब। दूसरा सवाल, एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? पानी अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगा, यानी स्वेल होगा और शायद फट भी सकता है। बिल्कुल ठीक। और आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं? अभी बताया था, सेल वॉल। परफेक्ट। तो जाने से पहले एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाती हो। आज हमने देखा कि सेल कैसे काम करते हैं और डिवाइड होते हैं। जरा सोचिए, अगर हम भविष्य में माइटोसिस को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लें। वेट, क्या मतलब हम अपने ऑर्गन्स वापस उगा सकते हैं? एग्जैक्टली। क्या हम इंसानों के कटे हुए अंगों को भी स्टारफिश की तरह दोबारा रीजेनरेट कर पाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। क्या माइंड ब्लोइंग थॉट है। साइंस फिक्शन लगता है पर साइंस ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले मास्टर क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग।